बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। टू मच रिक्वेस्ट गायनकोलॉजी 1 आवर वीडियोस। मैंने छोटी वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम डेज़ में जिस तरह मैंने प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस बनाता हूँ, तो इस तरह जो है ना वो गायनी की भी वीडियोस चाहिए। मैंने कुछ सर्जरी की बनाई, कुछ पीड्स की बनाई, चैनल मैंने अलग प्लेलिस्ट में बना दी हैं। जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह उसी के अंदर ऐड होती जाएंगी, ठीक है। कुछ मेडिसिन की बनाई है। अभी हमारा गायनी है 11 तारीख तक जो है ना, इसको हम गायनी को कवर करेंगे। उसके बाद जो रह जाएंगे टॉपिक्स उसके हम उधर जाएंगे, क्योंकि गायनी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोग इसको लाइट ले लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेज में ये फिर आपको सर दर्द बन जाती हैं। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने गायनी वार्ड के अंदर अमूमन ये कुरान पाक की आयत लिखी होती है, जिसका मफहूम या तर्जमा कह लें, आसमानों और ज़मीनों में बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या बेटे और बेटियां मिले जुले अता करता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। ये एक पूरी आयत आपने अमूमन गायनी के वहाँ डिपार्टमेंट के अंदर देखी होगी। तो इसी को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। गायनी है काफ़ी जो है ना वो लेंथी यूँ कह लें कि है, ठीक है। तो इसके टाइम को बचाने के लिए ये 1947 की बुक मेरे पास पड़ी हुई थी, ज़्यादा माइंड ना करना, ये मैंने ज़्यादा हाईलाइट नहीं की। तो इसके अंदर से जो है थोड़ा सा ओल्ड एडिशन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसी से जो करें, ठीक है। तो उसके टाइम को बचत करने के लिए जिस तरह मैंने पहले किया है कि वो लिखते हैं बंदा, तो उससे बचाने के लिए ये मैंने कुछ जो है ना वो हैंड रिटन जो है ना वो नोट्स इससे हम आज कवर करेंगे। और इंशाल्लाह अगर कोई ये वीडियो देख लेगा ना, तो चैप्टर वाइज हम करेंगे। पूरा चैप्टर एक वीडियो, पूरा चैप्टर एक वीडियो, बस ख़त्म, ठीक है। तो इसी के अंदर ना मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई वो 1947 वाले ही मेरे जो नोट्स हैं, होपफुली समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। मैं ये नहीं दावा करता कि बहुत ही बेस्ट लेक्चर होंगे, लेकिन जितना मुझ बंदे ने चीज़ को आता है आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। हो सकता है शायद मेरी वजह से किसी एक बंदे की हेल्प हो जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाए। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देखने आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। यार मोहब्बत दो तरफ से होती है, सिंगल मोहब्बत नहीं ना होती। एकदम जज्बात ना पलटा करो। मेरे पास रिपोर्ट आ रही होती है कि कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो थोड़ी सी मेहरबानी किया करो, हौसला अफजाई हो जाती है। मुझे कोई इससे ये नहीं है कि बहुत ही कोई ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट बंदे को अच्छा लगता है कि हाँ यार लोगों को कुछ ना कुछ अगर ना समझ आए तो फिर आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ओपन है। मुझसे कोई गलती हो जाए, इंसान खता का पुतला है, तो आप मुझे फील फ्री टू शेयर एनीथिंग यू वांट। मुझे यहाँ पे बता दें कमेंट सेक्शन में, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एनी टाइम एनी प्लेस आई विल ट्राई कि मैं आंसर कर सकूँ। अच्छा, पहला चैप्टर जो है ना वो है हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितने भी गर्ल्स हैं ना वो अपने स्पेयर पार्ट्स के ऊपर टाकी शाकी मार लें, ठीक है, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड सारे का सारा ये चलेगा। बॉयज़ ज़रा गौर से सुनना, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल अमूमन आपने देखा होगा कि ये उम्रे के ऊपर या हज के ऊपर जा रही होती हैं ख़वातीन, तो वो अमूमन गायनी वार्ड में आई होती हैं कि जी हमने वो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने रोकने हैं। तो अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होगी तभी आप जो है ना अब नॉर्मलिटी को उसकी जान चाहेंगे, ठीक है। तभी आप उसको जो डिज़ायर थिंग है उसकी फिजियोलॉजी पता है, तो फिर ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। या फिर अमूमन कपल आ जाए जो कहे कि जी हम फ़लाँ डे में जो है ना मुझे छुट्टी नहीं मिलती, फ़लाँ डे में मुझे छुट्टी मिलती है, तो आप उनको किस तरह का एक शेड्यूल बना के दें कि इन दिनों में आप छुट्टियाँ लें, और उसके वही प्रोडक्टिव डेज़ होंगे जिसमें आपके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, तो ये ज़्यादा लेक्चर उन गर्ल्स के लिए ज़्यादा मुफीद होगा जिन्हें अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है या अभी स्टार्ट है या वो, ठीक है। अब इसके अंदर ना हमने जो जो चीज़ें पहले देखनी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता होनी चाहिए, प्यूबर्टी के बारे में, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, और उसके अंदर फिर एड पे सेल्फ असेसमेंट आ जाती है। अलॉन्ग विद ओवेरियन और एंडोमेट्रियल चेंजेस जितनी भी आ रही हैं वो आप बता दें। चेंजेस ऑफ द प्यूबर्टी, जवानी के ऊपर, जब एक लड़की होती है, जब वो एक जवान होना शुरू होती है, उसके अंदर क्या है, ठीक है। डेवलपमेंटल सेक्सुअल डेवलपमेंट, एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, और फिर आती हैं डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। या फिर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग के साथ आती हैं आफ्टर जो है ना वो जो भी टपाटप है उसके बाद जितना भी उसको दर्द हो रही है तो वो, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में है,
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में मूड स्विंग, इरिटेशन, चिड़चिड़ी क्यों हो जाती हैं ख़वातीन, ठीक है, ये है। और प्री मैच्योर सीजेशन, मतलब वक्त से पहले ही उनके पीरियड्स क्यों जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, ये भी एक बड़ी जो है ना वजह है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आती हैं फर्टिलिटी के डिपार्टमेंट में, वो हस्बैंड लेके आता है कि जनाब ये पोस्ट क्वाइटल के बाद ये रोना शुरू कर देती है। जब उससे हिस्ट्री लेते हैं तो कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा है, मतलब कि आफ्टर इंटरकोर्स जो है ना उनको बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसके बारे में हम सारा देखेंगे, आगे इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या है, मैंने थोड़ा सा ना इसको आसान अल्फाज में लिखा हुआ है ताकि ईज़िली अगर कोई बच्चा भी पढ़े ना तो इसको समझ ले, ठीक है। वक्त को बचाने के लिए मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। देखो फिजियोलॉजी में क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ठीक है। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन क्या है, बाहर से कैसे पता चला जाएगा, नॉर्मल रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग है, हर महीने की अगर ख़वातीन सपोज आ जाए, वो कहते हैं कि मुझे 2 तारीख को जो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे उसके, ठीक है। उसके अलावा साथ में शेडिंग ऑफ एंडोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस, जितनी भी यूट्रस है उसकी जो एंडोमीट्रियम है उसकी शेडिंग के बारे में होगी, ठीक है। अब ड्यू टू फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, देखो ना अगर उसने फर्टिलाइजेशन नहीं करवाई, ठीक है, तो क्या होगा कि एंडोमीट्रियम एक ख़ास दिन तक जो है ना वो रहेगी, उसके बाद वो शेड ऑफ हो जाएगी। ये तो बताया ना, इसी वजह से जल्दी से गुजार रहे हैं, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन ही ना होगी तो फिर सारी की सारी वो शेडिंग होनी है। अच्छा, नॉर्मल साइकिल जो है ना वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, अभी मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ओवेरियन चेंजेस के ऊपर, ओवेरियन हार्मोन के ऊपर, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, पिट्यूटरी हार्मोन जिसके अंदर गोनेडोट्रोफिन में FSH और LH आते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है, जिसके अंदर से GnRH गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ठीक है। अगर कहीं भी मसला हुआ तो नॉर्मल साइकिल जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा। देखो दिमाग से शुरू करो, ये आपकी खोपड़ी है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ठीक है, सपोज ये, उसी के नीचे फिर हमारे पास पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हमारा कंसर्न है इंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे आ गई जी ओवरीज, ठीक है, यहाँ पे उसकी, ठीक है, ओवरीज के ऊपर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो सारे के सारे जितने भी वहाँ से हार्मोन रिलीज होने, तो इसी के गिर्द सारी कहानी घूमनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि प्यूबर्टी जो है ना वो 13 से 14 साल की उम्र में अमूमन हो जाया करती है, ठीक है। तो दिमाग के ऊपर जो है ना वो गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो हाइपोथैलेमस से होते हैं। तो यूँ याद रख लो कि हाइपोथैलेमस जो है ना वो गंध है सारा, गोनेडोट्रोफिन जी से गंध, ठीक है, GnRH इधर से रिलीज़ हुआ, वो किसी के ऊपर क्या जी, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के क्या करना है कि उसने क्या करना है, L के ज़रिए फक ऑफ कर देना है, ठीक है। मैंने यूँ याद लिखा हुआ कि L के ज़रिए उसने फक ऑफ, क्योंकि मुझे हमेशा ना ये हार्मोन मिक्स हो जाते थे कि ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज़ होता है और FSH LH, वो ओवरी और इसके दरमियान में कन्फ्यूज़ रहता है। तो यूँ याद रख लो कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसने L के ज़रिए फक ऑफ करना है। सॉरी फॉर माई डर्टी निमोनिक, लेकिन मैंने यही रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने F और L किसके साथ डाला, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। बाकी जो हाइपोथैलेमस ने GnRH, गंदा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो मेरा निमोनिक है कि गंदा हमारे पास है हाइपोथैलेमस, जबकि जो पिट्यूटरी है उसने L के ज़रिए फक ऑफ कर देना है, ठीक है। बाकी हमारे पास जो है ना वो हम देखते हैं आगे। अब GnRH से जो है ना हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जो गोनेडोट्रोफ्स हैं उसके ऊपर आके लगता है GnRH, ठीक है। तो यहाँ पे उसने फिर आगे क्या करना है, हमारे पास L के ज़रिए फक ऑफ करना है, FSH और LH रिलीज़ किया, ठीक है। अब वो FSH बॉडी में आया और उसकी यहाँ पे जो ओवरीज लगी हुई है, ये मैंने ब्लू रंग की यहाँ पे एक ओवरी बनाई हुई है, ठीक है। वही FSH और LH जो है ना इनका अब आगे काम है। साइकिल की शुरुआत में वो कह रहा है कि FSH बहुत ज़्यादा निकलता है, LH भी निकलता है, लेकिन FSH की कंसनट्रेशन उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ठीक है। तो हमारे पास FSH और LH जो दोनों यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से निकले हैं, ये किधर गए हैं, ओवरी के पास गए हैं। तो FSH का लेवल बहुत ज़्यादा है। पैदाइश के वक्त वो कहते हैं लड़की में बहुत से जो है ना वो एग्स होते हैं, मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, इस वजह से परेशान नहीं होना, ठीक है। पैदाइश के वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना उसको होते हैं, ठीक है, अंडे बन, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके पैदाइशी तौर पे ही वो अपनी माँ के पेट के अंदर ही जो है ना वो बना लेती है ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। और वो ओवेरियन फॉलिकल किसके ऊपर होती हैं, अब MCQs है कि मियोसिस 1 अरेस्टेड एट प्रोफेज, जो है मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 के ऊपर जो है ना वो अरेस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपका MCQs आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये सारी की सारी सपोज करें, ये जो ब्लू रंग वाली मैंने यहाँ पे ओवरी बनाई है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो ओवरी मैंने बनाई है, ये ब्लू रंग वाली यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर अब देखो सारे का सारा क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर हमारे पास ओवेरियन फॉलिकल, मैंने कहा पैदाइश से अपने अंदर बहुत से अंडे लेके आई है, ठीक है,
ठीक है, ये ओवेरियन फॉलिकल है। उनमें से फिर एक ग्रुप जो है ना वो मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, फिर वहाँ से एक जो है ना वो पक जाता है और वो हमारे पास रिलीज होता है। ठीक है, बाकी सारे जो है ना वो आगे हम देखते हैं। जब FSH निकल कर ओवरी पे निकला, ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या एंटीरियर पिट्यूटरी से F और L आया। हमने कहा F से ज़्यादा होता है, L भी होता है। जो जब वो हमारे पास आया ओवरी के ऊपर, यहाँ ब्लू रंग वाली ओवरी के ऊपर हमारे पास FSH आके लगा, तो इसने क्या किया, ओवेरियन में से एक ग्रुप जो है, ये सपोज करें ये 8 से 10 का एक ग्रुप है, इसको जो है ना वो जाके मेच्योर करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो पूरी एक पूल में से उसने 8-10 जो है ना वो अंडे निकाले और उसको जो है ना वो उसने मेच्योर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, इन मेच्योर के जो है ना फॉलिकल्स के पास दो तरह के सेल है। हर जो मेच्योर फॉलिकल है ये वाला, ठीक है, ये भी एक मेच्योर है, ये भी एक मेच्योर है, ये भी। हर मेच्योर फॉलिकल के पास दो तरह के जो है ना वो हमारे पास सेल होती है। जो आउटर होती है उसे हम कहते हैं थीका सेल, जो इनर होते हैं वो हमारे पास होता है ग्रेनुलोजा सेल। ये अंदर मैंने एक येलो रंग की पीली सी मेम्ब्रेन जिसे मैं ग्रेनुलोजा कह रहा हूँ, बिल्कुल जो बाहर है वो है हमारे पास थीका। तो थूक हमने जो है ना वो बाहर फेंकनी है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, थीका सेल हमेशा बाहर होंगे, ग्रेनुलोजा सेल अंदर होंगे, उसके अंदर हमारे पास ये खूबसूरत सा मेच्योर फॉलिकल अब बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब इस मेच्योर फॉलिकल का सारा आगे जो है ना वो चलना है लफड़ा। क्या होगा, देखो ये जो हमारे पास है ना थीका सेल, ठीक है, जो हम एक तो लगा हमारे पास FSH ने क्या किया, बहुत से जो है ना वो इनमें से 8 से 10 ग्रुप को मेच्योर कर दिया। अब ये जो LH रह गया, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन लिए, L के जरिए फक ऑफ किया, F ने अपना काम कर दिया, अब यहाँ पे L रह गया है। इस L ने क्या करना है, इस L ने थीका सेल के ऊपर आगे लगना है। तो इस थीका सेल के ऊपर हमारे पास क्या आया, थोड़ा सा जो LH निकल रहा था वो थीका सेल के ऊपर आगे लगेगा, और वहाँ पे उन सेल के पास क्या है जी, कोलेस्ट्रोल है। ठीक है, तो इन थीका सेल के ऊपर किसने लगना है, LH, और वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, कोलेस्ट्रोल के ऊपर। जहाँ पे कोलेस्ट्रोल है वो हमारे पास हार्मोन होता है, तो ये कोलेस्ट्रोल एंड्रोजिन में तब्दील होगा। ठीक है, अब ड्यू टू LH इन दी प्रेजेंस ऑफ LH हमारे पास यही एंड्रोजिन जो है ना वो ग्रेनुलोजा सेल के पास जो हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो एंड्रोजिन बना है थीका सेल ने, कोलेस्ट्रोल से हमारे पास एंड्रोजिन, यही एंड्रोजिन अब ये ग्रेनुलोजा जो अंदर वाला पीली लेयर आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर आगे लगेगा, और वहाँ से अब इन ग्रेनुलोजा सेल के पास एंड्रोजिन भी आ गया। तो ये FSH भी क्योंकि साथ में हमारे पास लगा हुआ था एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो उसकी मौजूदगी में ग्रेनुलोजा सेल और एंड्रोजिन इन दी प्रेजेंस ऑफ FSH ये हमारे पास ईस्ट्रोजिन बना देंगे। तो जो ओवरी है, ठीक है, OVERY, ओवरी में E आ रहा है, तो E से याद कर लो कि इसने ईस्ट्रोजिन बना देना है। अब आपका हार्मोन की लोकेशन और वो सारे का सारा कंफर्म हो गया ना। ठीक है, तो ओवरी ने ईस्ट्रोजिन बना दिया, कैसे बनाया, थीका सेल के पास LH आया, उसने एंड्रोजिन, वो ग्रेनुलोजा सेल के पास गया एंड्रोजिन, ठीक है, उसने जाके यहाँ पे ग्रेनुलोजा से एंड्रोजिन हाथ मिला लिया। जब वो आपस में ग्रेनुलोजा सेल और एंड्रोजिन मिले तो साथ ही FSH कह रहे हैं वाह मेरी कमी भी आ गई, तो ये आके यहाँ पे एट दी एंड ईस्ट्रोजिन की सिंथेसिस ओवरी के अंदर करवा देगा। अब ओवरी ने अपना हार्मोन ईस्ट्रोजिन बना लिया। ठीक, अब यहाँ पे अब ईस्ट्रोजिन का फंक्शन क्या है, जो ओवरी है हमारे पास खूबसूरत सी दोनों, ठीक है, फीमेल के पास, तो इसने जो है ना अब दो तरह के, एक तो इसने फीडबैक रिस्पॉन्स जनरेट करना है, नंबर सेकंड पे इसने जो है ना वो यूट्रस के ऊपर एक्ट करना है। ईस्ट्रोजिन का काम क्या है, यूट्रस की जो है ना वो हमारे पास प्रोलिफरेशन करवाना है। ठीक है, तो ये यूट्रस को प्रोलिफरेटिव फेज में ले जाता है कि उसे ना एक तरह से कहते हैं ना हमने खेती तैयार करनी है, गंदम बीजने से पहले हम वहाँ पे खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, वहाँ पे हल चलाते हैं, तो यही है कि उसकी प्रोलिफरेशन नशनुमा करेगा। ठीक है, तो नशनुमा किसने करनी है, अब इसने ईस्ट्रोजिन ने करनी है। ठीक है, तो ये MCQs आपको करेगा, प्रोलिफरेटिव फेज इज ड्यू टू ईस्ट्रोजिन। अब ईस्ट्रोजिन कहाँ से है, हमारे पास ओवरी में E आ रहा है, तो E से ईस्ट्रोजिन आ। ठीक, अब हमारे पास फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, मतलब जो पहले 14 दिन है उसके अंदर हमारे पास कौन सा यूज हुआ, पिट्यूटरी, ओवरी और यूट्रस अपर में रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH आया, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि पक्का हो जाए। वहाँ से हमारे पास ओवरी के ऊपर ये जो है FSH और LH लगे, इसने ओवरी से क्या निकलवाया, ईस्ट्रोजिन निकलवा दिया। इस ईस्ट्रोजिन ने अब कहाँ पे जाना, जो फीमेल की यूट्रस है उसकी हमारे पास प्रोलिफरेशन करवा देनी है। समझ आ रही है कि नहीं यार, इजी है। अच्छा, अब जो साइकिल में ना ईस्ट्रोजिन निकलना शुरू हुआ है, इसके दो काम है, एक तो उसने यूट्रस के ऊपर उसने स्टैंडर्ड
प्रोलिफरेशन स्टार्ट करवा दी, साथ में इसी ईस्ट्रोजन ने पीछे फीडबैक भी देना है। ठीक है, तो इसने क्या करना है, पीछे फीडबैक देना है पिट्यूटरी को, जो आपके दिमाग के अंदर पिट्यूटरी है, हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पे अब एक तो ईस्ट्रोजन आ गया। ठीक है, ईस्ट्रोजन ने आगे इधर सारी की सारी प्रोलिफरेशन इसकी जो है ना वो एंडोमेट्रियम की करवाना, साथ में इसी ईस्ट्रोजन ने वापस जाना है इसी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक है, इसको कहना है कि तुम अब मज़ीद फ़ काफ और एल के ज़रिए एफ नहीं निकालना, ना तुमने मज़ीद अभी एफ एस एच निकालना, ना पहले मुझे अपनी प्रोलिफरेशन मुकम्मल करने दो, जो एग हैं उनको मैच्योर करने दो, उसके बाद फिर तुम। तो ये क्या कर रही है, ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक भेज रही है एंटीरियर पिट्यूटरी को। ईजी हो गया। ठीक है, तो अगर तो ईस्ट्रोजन का लेवल लो है तो ये क्या करेगी, नेगेटिव फीडबैक भेजेगी कि यार अभी मुझे अपना काम करना है। और यहाँ पे फिर क्योंकि अभी शुरू में तो यही शुरू में एक तो प्रोलिफरेशन स्टार्ट करा रही, शुरू में इसका लेवल लो है अभी, तो ये लो लेवल ही नेगेटिव फीडबैक कर रहा है। ठीक है, तो ये देख लो, अगर हाई होगा तो ये फिर तब जाके पॉजिटिव फीडबैक शो करेगी कि यार अब बहुत ज़्यादा मेरा लेवल हाई है, तो तुम अब इसमें दीजिए। तो ईस्ट्रोजन फीडबैक में देखो, अगर तो हमारे पास लो लेवल है तो इसका क्या मतलब है, अगर ये हमने एग को मैच्योर करना है तो नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को, दिमाग वाले ये वाला जो पिट्यूटरी है हमारे पास, इसको कहेगा कि तुम अभी रुको, मजीद एफ एस एच और एल एच बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह रोक देगा और ये हमारे पास प्री मेच्योर ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। तो अल्लाह ने किस तरह निजाम दिया कि लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इसको रोकेगा ताकि जो पहले वाला काम है वो हो जाए और प्री मेच्योर ओव्यूलेशन ना हो। ठीक है, अगर हाथ से ज़्यादा ईस्ट्रोजन आ जाएगा तो वो ओव्यूलेशन बहुत जल्दी करा देगा, जो कि अभी मेच्योर नहीं हुए अंडे। तो ये इसी की है। तो लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन फीमेल के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद है, ये प्री मेच्योर ओव्यूलेशन से बचाएगा। तो क्या करेगा, एल एच काम इसने रिलीज़ करवाया, एस एच काम जो है ना वो रिलीज़ करवाया। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से अब ना तो एफ एस एच रिलीज़ करवा रहा है ना एल एच रिलीज़ करवा रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर एफ एस एच ज़्यादा निकल आए तो सारी की सारी फोलिकल हमारे पास मेच्योर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसी वजह से हम चाहते हैं कि जो कंपोनेंट तेज़ है, सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेंट जो है ना हमें फोलिकल चाहिए जो बने 14 दिन तक। ठीक है, तो हमने पहले 14 दिन के अंदर सिर्फ एक ही जो है हमारे पास है ना, जो हमने यहाँ पे 8 से 10 निकलवाए थे। ठीक है, मेच्योर ओवेरियन, इनमें से सिर्फ एक ही जो है ना वो निकली और बाकी सारे शेड ऑफ होके कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एफ एस एच का काम आ गया ना। तो हमने क्या कहा था कि एफ एस एच ओवेरियन फोलिकल को मेच्योर करवा, तो जो पहले वाला है उसने क्या किया, 14 दिन तक डोमिनेट एक फोलिकल बना दिया। अब जो है ना क्या होगा, अगर हाई लेवल है ईस्ट्रोजन का तो वो क्या करता है, 14 दिन गुजरने के बाद हमारे पास ईस्ट्रोजन अब वादू पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें डोमिनेट फोलिकल मिल गई है, तो अब ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई होना शुरू हो गया, टपाटप हाई हो गया। तो ओवरी अंडर द स्टिमुलस ऑफ एफ एस एच जो है ना वो इसने ईस्ट्रोजन बनाना शुरू कर दिया। और जब यह एक वक्त आएगा कि जब एफ एस एच सारा यूज़ हो गया, एफ एस एच का लेवल कम है, ईस्ट्रोजन का बॉडी में लेवल ज़्यादा है, तो ये क्या करवा देती है, ये हमारे पास इंड्यूस करवाती है ओव्यूलेशन। तो वो अंडा फटता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक गया, एल एच का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो एल एच का लेवल क्या होगा, ज़्यादा हो गया, तो इसने क्या किया, एल एच की सर्च करवाना शुरू कर दी। ठीक है, तो हमारे पास डिक्रीज इन एफ एस एच, इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से एल एच को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करवाएगा, तो एल एच सर्ज बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ओव्यूलेशन होगी। तो एल एच सर्ज हमारे पास ओव्यूलेशन करवा रहा है। ठीक है, साथ में थोड़ा सा एफ एस एच भी निकलेगा, वो हमारी बात नहीं। अब देखो, ईस्ट्रोजन ने अपना काम जो है ना वो 14 दिन के बाद जो है ना अपना इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ था, एल एच सर्ज हुई थी और इसकी वजह से हमारे पास ओव्यूलेशन हुई थी। अब जब ये ज़्यादा ईस्ट्रोजन लेवल है, ये हमारे पास क्या करेगा, ये अपोजिट जो है ना वो एक पॉजिटिव फीडबैक जो है ना वो यहाँ पे भिजवाएगा पीछे। ठीक है, ईस्ट्रोजन अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, ये अब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक बनाएगा कि यार अब 14 दिन गुजर गए, मैंने ओव्यूलेशन कर लिया, हमें मज़ीद एफ एस एच और एल एच चाहिए ताकि नहीं हम यहाँ पे ओव्यूलेशन। तो ये ईस्ट्रोजन का जब लेवल ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास क्या करवाएगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा इंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम मजीद एफ एस एच और एल एच बनाना शुरू कर दो। ईजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो एल एच सर्ज हो गया, ये डोमिनेट फोलिकल हमारे पास आ गई, उसके बाद हमारे पास वो रिलीज़ करेगा ओ साइड को, वो फिलोपियन ट्यूब में आएंगे। ठीक है, जो मेच्योर ओ साइड है वो फिलोपियन ट्यूब में आएगा और वहाँ से जब टप होगी तो वो ओव्यूलेशन होती है। ठीक है, जब ओवोसाइड निकल गया है, ठीक है, ये हमारे पास ओवरी है। ठीक है, ये फटी है। ठीक है, इंक्रीज एल एच सर्ज की वजह से हमारे पास ये फटी और यहाँ से हमारे पास मेच्योर एग आ गया और ये हमारे पास फिलोपियन ट्यूब के अंदर आना शुरू हो गया। ठीक है।
ठीक है। अब क्या होगा, जो बाकी रह गए हैं सेल, जो हमने कहा था यहाँ पे ये वाला ग्रेनुलोसा सेल और थीका सेल बाकी रह जाएंगे, अंदर से मेच्योर फोलिकल अब फट के निकल गया है, ठीक है। तो जो बाकी रह गए हैं सेल वो क्या बन जाएंगे, वो हमारे पास बन जाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम, जिसने बाद में क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना है। तो अब जो बाकी रह गया मिलिया मेट, ठीक है, वो हमारे पास बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये टपाटप प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन का अपना काम है, ये यूट्रस की क्या करवाएगा, सेक्रेटरी फेज के अंदर उसको ले जाएगा, प्रोलिफरेटिव से यूट्रस को आप सेक्रेटरी फेज के अंदर ले जाएगा, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी फेज मतलब अब कहेगा तुम मजीद ग्रोथ अपनी बंद करो, अपनी खुराक जो है ना वो इकट्ठा करनी शुरू करो। इसके अंदर फिर क्या होगा, हमारे पास स्पाइरल आर्टरीज की फॉर्मेशन आएगी, ग्लाइकोजन और लिपिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज हमारे पास एक तो स्पाइरल आर्टरी बनेगी यूं करके, ठीक है, जो पहले से बनी हुई है, ईस्ट्रोजन ने जितना प्रोलिफरेट करवाना था करवा लिया है। अब जो रह गया वहाँ पे हमारे पास स्पाइरल आर्टरीज आ जाएंगी और साथ में लिपिड्स आ जाएंगे, खुराक यानी जमा होगी है ना, और साथ में ग्लाइकोजन चीनी वगैरह जो है ना यूँ कहने की जमा होगी, ठीक है। एक काम ये होगा प्रोजेस्टेरॉन का कि इसने प्रोलिफरेटिव फेज को सेक्रेटरी फेज के अंदर शुरू कर दिया। तो ईस्ट्रोजन ने सबसे पहले इसकी प्रोलिफरेशन करवाई, प्रोजेस्टेरॉन ने इसको प्रोलिफरेटिव से सेक्रेटरी फेज में यहाँ पे स्पाइरल आर्टरीज ले आया, ठीक है। नंबर सेकंड पे जो प्रोजेस्टेरॉन है इसने एक फीडबैक मैकेनिज्म भी जनरेट करना है और ये बिल्कुल अपोजिट होगा ईस्ट्रोजन के, ठीक है। सो सेक्रेटरी एक्टिविटी का एमसीक्यूज आता है कि किसकी वजह से होती है, तो वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह। अब अगर खतून जो है ना वो इस लेवल के ऊपर जो है ना उसकी यूट्रस भी तैयार है बिल्कुल, ठीक है, और उसने वहाँ टपाटप किया, स्पर्म जाके उसने एग को फर्टिलाइज किया है, जाइगोट बन गया, और वो जाइगोट जो है ना वो हमारे पास क्या आएगा, यूट्रस के ऊपर जाके इम्प्लांट कर गया, ठीक है। यहाँ से उसने टपाटप किया, स्पर्म आए, ठीक है, उसने एग को फर्टिलाइज किया, एग जो है ना वो जाइगोट बन गया, जाइगोट जो है ना वो उसकी जो यूट्रस की वाल है एंडोमेट्रियम इसके ऊपर जाके लग गया है। तो ये तो फिर तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है जाइगोट, ठीक है, इम्प्लांट हुआ, इसके अंदर हमारे पास जो है ना साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो वो उसकी जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है ना वहाँ से हमारे पास HCG लेवल जो है ना वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन बीटा HCG से हम कहते हैं, ठीक है, वो आता है, ठीक है। वो सिग्नल देता है इधर जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ था ओवरी का पीछे ना, थीका सेल और हमारे पास ग्रेनुलोसा है, इसको सिग्नल देता है कि यार मैं आ गया हूँ, अब तुम अपना 4 माह के लिए बंदोबस्त करो, यहाँ ही पे रहो मेरे साथ, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं ठीक है, ये मजीद प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है और ये इसकी बाल को मेनटेन रखा, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी फेज के अंदर रखेगा, ठीक है। अब अगर खतून जो है ना वो टपाटप ना करवाए, नो सेक्स, ठीक है, गैर शादीशुदा है, ठीक है, बिल्कुल कुंवारी, तो क्या होगा, ये जब यहाँ पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास कोई इसकी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, सिंपल एग आया, यहाँ पे बीटा HCG भी नहीं बना, साइटोट्रोफोब्लास्ट सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट नहीं बना, तो हमारे पास सिग्नल भी नहीं जाएगा प्रोजेस्टेरॉन को। तो वो 2 दिन के अंदर जो है ना वो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है वो 2 दिन तक जिंदा रहेगा। 48 घंटों के बाद जो है ना वो ओवम जो है ना वो डाई कर गया, ठीक है, जो एग था, ठीक है। तो 48 घंटे के बाद डाई कर गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम इंतजार कर रहा है कि मुझे बीटा HCG का सिग्नल मिले कि मैं यहाँ से मजीद प्रोजेस्टेरॉन 4 माह के लिए, लेकिन उसे सिग्नल ही नहीं मिला, वजह उसने टपाटप नहीं करवाया। तो यही है कि हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है ना वो अगले 7 दिन में विदड्रा हो गया, ठीक है। और उसके बाद शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम जिसके साथ हमारे पास मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, ईजी होगी, ये तो बच्चों वाली बात है कोई। अब ड्यू टू विदड्रॉल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास, ठीक है, हमारे पास वो सारी की सारी शेडिंग हो गई है। अब प्रोलिफरेटिव जो है ना फेस ईस्ट्रोजन की वजह से MCQ पॉइंट में लिख रही है, सेक्रेटरी फेस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आ गए, मेंस्ट्रुएशन जो है ना ड्यू टू विदड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हो गया, इजी हो गया, 3 MCQ आपके आ गए। अब नंबर 3 पे हमने देखा फेजेस ऑफ ओवरी कितनी है, 3 फेजेस हैं। पहले ओवरी की फॉलिकुलर फेज है, ठीक है, हमारे पास FSH आके लगा, उसने एक बंच को जो है ना वो फॉलिकल्स को मेच्योर किया, फिर उसके बाद वहाँ से एक जो है ना मेच्योर होके ओव्यूलेट हुई, बाकी जो थी वो ल्यूटिल फेज के अंदर चली गई। 3 फेज इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर हमारे पास क्या था, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, और फिर अगर नहीं हुआ तो वो सारी शेड कर गई। तो 3 फेजेस यूट्रस में हमने देखी, 3 ओवरी में देखी, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी और ल्यूटिल फेज, इजी हो गया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास LH सर्किट वगैरह की तरह आ गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना वो प्रोजेस्टेरॉन में था, वो सेक्रेटरी फेज में। अब जो हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन, हमने कहा यहाँ पे कहा कि इसका एक फीडबैक भी होता है, ठीक है। अब जो प्रोजेस्टेरॉन है इसको मैं थोड़ा समझने की शुरू, इसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है। हमने कहा था कि जो ओवरी है
इसका लो लेवल क्रिएट करता है पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, लो लेवल नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, कहते हैं मजीद हमें नहीं चाहिए एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्योंकि मैं पहले ही लो हूँ, मुझे पहले जो पहले मैच्योर हैं उनको मैच्योर करने दें। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो है तो ये पॉजिटिव इफेक्ट जनरेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि ज़्यादा एलएच निकले और जल्दी ओव्यूलेशन हो। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ कि अगर बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है बॉडी में तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि तुम जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अपने हार्मोन बनाओ ताकि ज़्यादा एलएच निकले और नई ओव्यूलेशन हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, लो है इसका लेवल। ठीक है, अब अगर जो है ना वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है बॉडी में, ठीक है, तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्ट से ज़्यादा है, तो इसने क्या करना है, मज़ीद हमें कोई, इसका मतलब प्रेगनेंसी अटेन हो चुकी है। ठीक है, अगर लेवल हाई है प्रोजेस्टेरॉन का, इसका क्या मतलब है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, तो वो मज़ीद ओव्यूलेशन क्यों करवाए, क्योंकि जो पहले प्रेगनेंसी उसी को 9 माह तक लेके जाए। इस वजह से इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन क्रिएट नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, ताकि मज़ीद हमें एलएच ना मिले, मज़ीद एफएसएच ना मिले। ठीक है, ये कुंवारी लड़की में होता है कि जब उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है कि हमें अगले महीने के लिए ओव्यूलेशन करवानी है। यहाँ हमें अगले महीने की ओव्यूलेशन नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो हमें क्यों ओव्यूलेशन नहीं चाहिए। तो इस वजह से हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनहेबिट एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एफएसएच ना आए, कोई नया एलएच ना आए, ताकि नया एग ना बने। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी होगी है हमारे पास तो मज़ीद हमें ओव्यूलेशन की दरकार नहीं है। ठीक है, तो ये सारे का सारा हमारे पास आ गया। तो हमने क्या किया, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी हमने देखी, एलएच ने ओव्यूलेशन करवाई, कार्पस ल्यूटेम बनाया, प्रोजेस्टेरॉन बनाया, सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस देख ली। ठीक है, इफ़ नो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मतलब ये फ्लोपियन ट्यूब में आया, ठीक है, यहाँ पे फिरता रहा, लड़की कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई, तो वो यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हुआ, ना साइटोट्रोफोब्लास्ट आया ना सेंसिशोट्रोफोब्लास्ट आया। सेंसिशोट्रोफोब्लास्ट ने बीटा एचसीजी लेवल सक्रिएट करना था, जो कि यहाँ पे बड़ा कार्पस ल्यूटेम को बताता कि तुम मजीद प्रोजेस्टेरॉन। अब जब उसने टपाटप ही नहीं करवाया तो इम्प्लांट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि बीटा एचसीजी भी ना कार्पस ल्यूटेम को सिग्नल ही नहीं गया, तो वो शेड ऑफ हो गया। ठीक है, तो जब शेड ऑफ हो गया तो कार्पस ल्यूटेम डीजनरेट, प्रोजेस्टेरॉन विदड्रॉल, मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी, ईजी हो गया। बस यही मैंने बात समझानी थी। अब हमारे पास जो है ना वो थोड़ी सी इसको मज़ीद मैं सिंपलेस्ट वे में करना चाह रहा हूँ। तो यार अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया उसका खुलासा यही है कि दिमाग का जो फोर ब्रेन है हाइपोथैलेमस, वहाँ से गंद निकला, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, निमोनिक के साथ बता रहा हूँ, वो क्या एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक है, उसके बाद था बेजोफिल सेल, ठीक है, जिन्होंने रिलीज़ किया गोनाडोट्रोप्स। ठीक है, और वहाँ से हमारे पास क्या निकला, एल के ज़रिए उसने फक ऑफ किया। ठीक है, तो एलएच और एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल गए, वो रेगुलेट करते हैं ओवेरियन सेक्स हार्मोन, जिसमें हमारे पास है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ओवरी में ई आ रहा है ना, तो ई हमारे पास वही है कि ओवरी से ईस्ट्रोजन को निकाला और फिर हमारे पास उसने प्रोजेस्टेरॉन को रेगुलेट किया। ईस्ट्रोजन का हमने फीडबैक मैकेनिज्म देखा, हमने कहा अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल लो होगा तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा। क्यों, क्योंकि पहले जो है ना वो मज़ीद ये रिड्यूस करेगा एफएसएच और एलएच को, ताकि 14 दिन तक उसको टाइम मिले कि जो फॉलिकल है उसको अच्छे से मैच्योर कर ले। ठीक है, और प्री मैच्योर ओव्यूलेशन को बचाएगा। फिर 14 दिन के बाद ईस्ट्रोजन जो है ना वो लेवल अपना बढ़ाना शुरू करता है, तो वो क्या करता है, फिर पॉजिटिव फीडबैक देता है कि यार लड़की जो है ना वो अभी कुंवारी है, तो हमें नए साइकिल के लिए एलएच सेट चाहिए, तो हमें ओव्यूलेशन करवानी है। ठीक है, ये इसमें प्रोजेस्टेरॉन देखो, अगर इसका लेवल हाई है तो इसका क्या मतलब है, फीमेल प्रेग्नेंट है, तो हमें मज़ीद एफएसएच एलएच मज़ीद अंडे नहीं चाहिए। तो इसका लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो ये एफएसएच और एलएच को रोकेगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, और वहाँ पे वो हो सकता है वो 9 माह के लिए जाना है या जहाँ पे तक भी जाना है। डिक्रीज दी सेंसिटिविटी ऑफ दी जीएनआरएच। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल जीएनआरएच जो है ना, इसकी सेंसिटिविटी यहाँ पे जो है ना जीएनआर, इसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। अगर इसका लेवल लो है तो मतलब क्या है कि जो है ना वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, शेडिंग ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विदड्रॉल हो गया, तो ये पॉजिटिव देगा कि भाई नए साइकिल के लिए एफएसएच और एलएच बनाओ और हम जो है ना वो अपना
जो है ना वो सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर लेगा। ईजी हो गया, बस ये मैंने बताना था। अब यहाँ पे है ओरल कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, क्यों ले, ठीक है, खातून को, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये बेसिकली कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव के बारे में बुक में लिखा हुआ है कि नो ओव्यूलेशन नो फर्टिलाइजेशन, हमें ना तो अगर ओव्यूलेशन भी नहीं चाहिए, नई फर्टिलाइजेशन भी नहीं हमें चाहिए, ठीक है। तो दवाई का काम कैसे करती है, जो गोली होती है ना, इसके अंदर हमारे पास जो है ना कम्बिनेशन बनाया होता है, इसके अंदर हमारे पास ईस्ट्रोजन भी होता है, इसमें हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल हम बहुत ज़्यादा रख लेते हैं गोली में, ईस्ट्रोजन का भी रखते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होगा मतलब उसको एक हमने आर्टिफिशियल बॉडी को पागल बनाना है कि भाई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जब ज़्यादा हम उसको गोली के अंदर रखेंगे तो ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है, इनहेबिटरी इफेक्ट करती है कि हमें वो नेगेटिव फीडबैक देगी FSH-LH को, ठीक है। ये क्या करेगी, ज़्यादा होगा, ईस्ट्रोजिन हमारे पास कम है तो कम ईस्ट्रोजिन नेगेटिव फीडबैक, ज़्यादा ईस्ट्रोजिन नेगेटिव फीडबैक। तो हमने इंटीरियर पिट्यूटरी को कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव्स के जरिए नेगेटिव फीडबैक ही हर सूरत देना है, ठीक है। तो हाई प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करेगा FSH और LH को, नो ओव्यूलेशन नो प्रेगनेंसी, ठीक है, ना अंडा निकलेगा ना प्रेग्नेंट होगी वो लेडी। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल है इसमें, ठीक है। जिसको ना समझे थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा आए, ठीक है, नोट्स को साथ साथ देख के, तो इंशाल्लाह उसको कवर हो जाएगा, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना जोर से मैं बता सकूँ। ओवरी के हमने 3 फेसेस देखी, फोलिकुलर, ओव्यूलेटरी और हमारे पास ल्यूटियल, FOL, फूल किया है ओवरी ने, फोलिकुलर, ओव्यूलेटरी और ल्यूटियल फेस, ठीक है। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी होती है मीनार की बुक के अंदर लिखी हुई है, जो जितनी भी गलत है, जब आपको पहली दफ़ा ब्लड आया, पहली दफ़ा मेंस्ट्रुएशन हुई तो उसका मीनार की कहते हैं, ठीक है। मिनी सी, मैंने याद किया, मिनी सी जो है ना वो छोटा सा ब्लड आया तो उसको मीनार की कहते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास वो कहता है कि प्राइमोडियल फॉलिकल जो है ना वो हमारे पास गर्ल्स के अंदर अरेस्टेड होती है मियोसिस 1 में, ठीक है। जब वो जवान होती हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH वो ग्रो करती हैं, ओव्यूलेट करती हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन तो बेबी होता है, अगर ना फर्टिलाइजेशन तो मेंस्ट्रुएशन के जरिए वो हमारे पास गटर के अंदर चली जाती हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो गंदे नाले में उसने जाना और क्या होगा। अच्छा, प्यूबर्टी के अंदर हमने देखा कि फॉलिकल जो है ना, ठीक है, अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH एक ग्रुप जो है ना वो प्राइमोडियल फॉलिकल, एक ग्रुप जो है ना वो हमारे पास मेच्योर होता है 8 से 10 का, ठीक है, वो ग्रो करेगा। उसके अंदर बहुत ग्रैनुलोसा सेल और थीका सेल्स होते हैं। थीका सेल जो था ना वो हमने कहा था कि जो बाहर वाले हैं थीका सेल है, अंदर वाले ग्रैनुलोसा सेल, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मेच्योर फॉलिकल होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर जब LH लगता है तो स्टीराइडल जो कोलेस्ट्रॉल है वो एंड्रोजिन में उसको तब्दील करता है, ठीक है। थीका सेल के ऊपर LH लगा, इसने कोलेस्ट्रोल को एंड्रोजिन में कन्वर्ट किया। अब ये एंड्रोजिन जो है ना अंदर वाले ग्रैनुलोसा सेल के साथ लगेगा, ठीक है। उसके साथ फिर हमारे पास क्या आएगा, FSH का तड़का लग जाएगा। FSH जब आएगा तो वो एट दी एंड ओवरी से ईस्ट्रोजन बना देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। पहले हमने एल डाला, थीका सेल ने पहले एल डाला, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एफ फक ऑफ हुआ, ठीक है। तो पहले एल डाला, उसके बाद FSH निकला तो हमारे पास ईस्ट्रोजन बना। मैंने ये निमोनिक बनाया हुआ, बाकी आप देख लेना, सॉरी फॉर माय अगेन सेइंग, ठीक है। कुछ दूसरे हार्मोन भी इस दौरान आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास इनहेबिन है, ठीक है, एक्टिविन है, ठीक है, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, कैसीपेप्टिन हमारे पास आ जाता है। तो ये कुछ है हमारे पास। जो इनहेबिन है वो हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल, बाहर वाला थीका था, अंदर वाला ग्रैनुलोसा था। तो ये एक MCQ था कि इनहेबिन जो है ना वो हार्मोन ये ग्रैनुलोसा सेल से जो है ना वो आता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को, और ये अलॉन्ग विद एरोमाटेज एक्टिविटी जो है ना वो उसको बढ़ावा देता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास आते हैं नंबर सेकंड पे एक्टिविन, ये प्रोड्यूस होता है ग्रैनुलोसा सेल से। ये भी हमारे पास एक्टिविन भी इनहेबिन भी ये दोनों अंदर वाले से प्रोड्यूस हैं। ये इंक्रीज करता है बाइंडिंग ऑफ दी FSH को। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2 इंक्रीज करता है लेवल इंक्रीज इन दी डोमिनेंट जो फॉलिकल होती हैं ओव्यूलेशन से पहले, उनके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ना, कैसपेप्टिन जो है ना ये इसका जो मीडिएटर है वो लेप्टिन होता है। लिप्टन से याद कर लो, चाय है तो वो एनर्जी की प्रोडक्शन में, ठीक है, वेट बढ़ाती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हेल्प करती है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओव्यूलेटरी के अंदर हमारे पास करता है। अगर इसके अंदर जीन म्यूटेशन हो जाए इस लिप्टन के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास नो लिप्टन, नो रिप्रोडक्शन, नो हेल्थ रेगुलेशन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उस पर की ना खराब होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यार अभी तक हमने देखा कि जो फॉलिकल जो है ना डोमिनेंट फॉलिकल मैच्योर हुई है। मैच्योर होने का मतलब है कि वो ऑलमोस्ट 20 mm तक जो है ना मोटी हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना वो हमारे पास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH इसके पास कुछ रिसेप्टर आ जाते हैं LH,
ठीक है। LH इंड्यूस FSH इंड्यूस LH रिसेप्टर्स आ गए। जो ही LH वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से LH आया तो वो यहाँ पे आकर लगेगा, तो ये क्या करेगा, सेंसिटाइज हो चुकी हैं, ठीक है, रिसेप्टर पे लगेगा तो यहाँ से ये ठा करके फट जाएगी और यहाँ से ओव्यूलेशन हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा, पॉजिटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस से LH की प्रोडक्शन, LH सर्ज और ओव्यूलेशन। अभी तक हमने यही देखा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है ना LH को निकलने के लिए 24 से 36 घंटे चाहिए, ठीक है। तो इस दौरान जो मेच्योर फॉलिकल है ना, उसके जो ग्रेनुलोसा सेल है उसकी ल्यूटिनाइजेशन होना शुरू हो जाती है। मतलब कि वो अपने आप से जो है ना वो ग्रेनुलोसा सेल, ये जो मेच्योर फॉलिकल के गिर्द है ना ग्रेनुलोसा सेल और ये थीका सेल होते हैं, ठीक है। तो ग्रेनुलोसा सेल जो है ना वो प्रोजेस्टेरॉन को हल्का हल्का सिक्रिएट शुरू करना है, लेकिन अभी इसका लेवल कम है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो एक तो पॉजिटिव फीडबैक देता है, और ईस्ट्रोजन का लेवल जो है ना वो हाई, ये एक पॉजिटिव फीडबैक देता है कि हमारे पास LH को मज़ीद सेक्रीट करो। तो हमारे पास एट दी 14th डे यूँ करके आपको ग्राम मिलता है और उसका LH का सेट ज़्यादा होता है, ठीक है। FSH भी होता है लेकिन उससे उनका भी एक वक्त आएगा कि LH की सेक्रीशन जो है ना वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठा करके फटेगा और ग्रेफिन होकर, और वो वहाँ से प्रोटियोलाइसिस शुरू हो जाएगी और ये यू फट के जो है ना यहाँ से जो है ना वो एग निकल जाएगा। बाकी जो ओ साइड बाहर, बाकी जो है ना ये हमारे पास क्या है, थीका सेल और ग्रेनुलोसा सेल हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम बना देंगे। ईजी हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये बुक के अंदर रेपुटेशन बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैंने उनको जो है ना वो, अब ओ साइड जो ही बाहर निकला है, ठीक है, तो वो अपनी मियोसिस 1 को मुकम्मल करेगा, जो प्रोफेज 1 के ऊपर, मियोसिस 1 के ऊपर जो है ना वो अरेस्टेड था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटियोलाइसिस एक्टिविटीज़ जो है ना वो किससे फेवर होती है, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन से और एक प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर मिलकर जो है ना वो प्रोटियोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। जो खवातीन प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स लेती हैं, जिनके अंदर हमारे पास क्या आ गया, एस्प्रिन आ गया, इबुप्रोफेन हो गया या नेफ्रोक्सिन हो गया, ठीक है। तो जो खवातीन 14वें दिन के करीब जाके ये पैनाडोल और ये इस तरह की इबुप्रोफेन होगी या एस्प्रिन वगैरह खा रही होती हैं, तो उनकी ओव्यूलेशन नहीं होती, इस वजह से उनका जल्दी वो प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। अगर ऐसी फीमेल प्रेगनेंसी चाहती हैं तो वो अपने लाइफ से ओव्यूलेशन के खसूसन दिनों के अंदर ये एस्प्रिन, इबुप्रोफेन या फिर नेफ्रोक्सिन जो है ना वो ना खाए। ईजी हो गया। अच्छा, फिर है नियर ओव्यूलेशन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऐसा ऐसा बढ़ता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हमारे पास क्या करता है, क्योंकि अभी स्टार्ट में ये बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। तो उस दौरान हमारे पास LH और FSH का लेवल ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, एड्रोजन के ऊपर एक्ट करता है और वो फीमेल जो है ना वो सेक्सुअल डिज़ायर शो करती है, मतलब वो लिबिडो जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है। तो इस दौरान जो है ना उसके हस्बैंड को छुट्टी लेके आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लिबिडो के ऊपर बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी होती है, ठीक है। तो ये एग हो गया फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब ईजी टू फर्टिलाइज, जब यहाँ से स्पर्म आएंगे तो ईजी टू, इस दौरान 14th डे के ऊपर उसकी लिबिडो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन होने से एग बाहर आ गया, ठीक है। अब ग्रेनुलोसा और थीका सेल कार्पस ल्यूटियम बन गई। इसकी दो फेट है, अगर तो वो प्रेगनेंसी अटेन होगी तो वो कार्पस ल्यूटियम टिल प्रेगनेंसी जो है 4 माह तक रहेगा, ठीक है। 4 माह तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा ताकि वो मेंटेन रख सके। अगर नहीं हुई तो वो शेड अप हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा प्रोजेस्टेरॉन का फीडबैक रोल, यूट्रस के ऊपर सेक्रेटरी रोल, ये स्टेबलाइज करता है इम्प्लांटेशन को, ठीक है। अब फीचर क्या है हमारे पास कार्पस ल्यूटियम के, जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट कर रहा है, मोर ब्लड सप्लाई विरलाइजेशन करेगा ताकि मजीद प्रोजेस्टेरॉन बनता रहे, और इसके अंदर VEGF जो है ना वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि इसको एड करता है, ठीक है। एक तो हमारे पास कार्पस ल्यूटियम की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है जो उसको मजीद फर्दर इन्हांस करेगा। अगर सिग्नल ना जाए कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है, बीटा ICG का सिग्नल नहीं गया तो वो रिग्रेस हो गया, नॉर्मल विथड्रॉल हो गया, एंडोमेट्रियल शेडिंग हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया। और मेंस्ट्रुएशन में बेसिकली होता क्या है, इस्कीमिया की वजह से जो है ना वो शेडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल हो गया, एंडोमीट्रियम की जो है ना वो सारी की सारी शेडिंग स्टार्ट होगी। जब एंडोमीट्रियल शेड होगी तो आगे तक जो है ना ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो वो ऊपर से भी सारी की सारी शेडिंग होना शुरू हो। तो इस्कीमिया बड़ी वजह है इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की होने की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है कुछ एंडोमीट्रियल चेंजेस। तो रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। एंडोमेट्रियल चेंजेस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होंगी, ठीक है। ये जो इलेक्शंस दिए हुए हैं ना छोटे, उनके अंदर हमने इसको डिस्कशन किया था। प्रोलिफरेटिव, सेक्रेटरी और मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले 10 से 14 दिन प्रोलिफरेटिव में होता है, फिर अगले 10 से 12 दिन सेक्रेटरी फेज में, फिर लास्ट 3 to 5 डे मेंस्ट्रुअल फेज में होते हैं, ठीक है। अब हर खतून का साइकिल मुख्तलिफ होता है, किसी का 28 होता है, किसी का 30 होता है, किसी का 35 डेज का होता है। तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या है, ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल ग्रोथ जो है ना, ये हमारे पास कौन सी एक लेयर होती है, बेजल लेयर।
बेजलर लेयर, इसके ऊपर जो है ना वो प्रोलिफरेशन स्टार्ट होना शुरू होती है। ठीक है, जो जो कोलमनर लेयर होती है वो एट द एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब यूं वाली जो कोलमनर लेयर है वो एट द एंड जो है ना इसके ऊपर मल्टीपल लेयर सूडो स्ट्रेटिफाइड जो है ना वो बनना शुरू हो जाती है। हिस्टो आप याद करो, जब एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन होती है ना तो हमारे पास थिकनेस ऑफ द यूटस जो है ना वो 0.5 mm होती है, मतलब 5 याद कर लो। 0.5 जो है ना जब मेंस्ट्रुएशन एंड होती है तो इतनी ही रह जाती है, बिल्कुल बारीक सी। फिर जब वो पीक के ऊपर होती है तो इसकी मैक्सिमम जो है ना 3 to 5 mm तक जो है ना इसकी लेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो बस ये एक बात याद रखना है, 5 और 0.5 से 5 तक जो है ना इसकी लेंथ बढ़ेगी। एक ये MCQ मैंने बताना था। ठीक है, इस वजह से मैंने इस पर लिख दिया, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाकी वो कह रहे हैं सेक्रेटरी एक्टिविटी में क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ द यूट्रस स्टेबलाइज, ग्लैंड टॉर्शियस हो जाती है, स्पाइरल आर्टरी। ठीक है, जो सेक्रेटरी फेज में हमने क्या कहा कि उसके अंदर स्पाइरल आर्टरी हो जाती है, ग्लाइकोजन होती है, लिपिड की स्टोरेज चीनी आ जाती है, और वहाँ पे सारी की सारी जो है ना वो स्टोरेज हो जाती है, ताकि हमारे पास जो एक डिस्ट्रीब्यूटर लेयर जो है ना वहाँ बनना शुरू हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो हमारे पास एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हुआ, बीटा ICG सिग्नल नहीं गया। ठीक है, जो उसके कॉर्पस ल्यूटियम के बाद मेंस्ट्रुएशन सारी की सारी होगी। सिंपल सी बात, मैंने बुक के टेबल देखे हैं सारे। ठीक है, अब जब प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल होता है तो जो फ्लूइड है टिश्यू की तरफ नहीं जाता, वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्पाइरल आर्टरी, जो इतनी पहले खुली होती हैं वो स्पाइरल आर्टरी यूँ करके बंद होना शुरू हो जाती हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ऑक्सीजन नहीं गई, हाइपोक्सिया हो गया, स्कीमिया हो गया, जिसकी वजह से शेडिंग ऑफ द डेड टिश्यू ऑफ द एंडोमेट्रियम, ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुएशन होगी, और हमारे पास 5 से 10 दिन के अंदर जो है ना वो ब्लीडिंग। ठीक है, ये मैंने आपको सारी की सारी बातें एक्सप्लेन कर दी अभी तक। अब यहाँ पे है कि अगर वो कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है, ठीक है, तो इसके ज़रिए जो है ना वो हम आर्टिफिशियल जो है ना वो उसका पीरियड इंड्यूस करवाते हैं 4 दिन में, फिर उसको ठीक करते हैं। देखो सबसे पहले हमने 21 दिन तक जो है ना वो एक वो गोलियों का पत्ता होता है। ठीक है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 7 ऊपर 7 14 और फिर 7 21 गोलियाँ, और नीचे हमारे पास आयरन की गोलियाँ होती हैं। ठीक है, तो 21 डेज़ के लिए गोलियाँ खानी है। फिर जब यहाँ पे 21वीं पहुँची, जब ये आयरन वाली गोली खाना शुरू करती है तो उसके अंदर जो है ना उसका प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल हो जाता है। हमने कहा था कि कंबाइन और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है ना वो थोड़ा कम होता है। तो हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल ये नेगेटिव फीडबैक देता है, लो ईस्ट्रोजन लेवल ये भी हमारे पास नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, मजीद हमने ओव्यूलेशन नहीं करनी। तो यही इसी फेनोमेना के ऊपर हमने बेस करना है। ठीक है, 21 दिन बाद जब वो आयरन वाली सप्लीमेंट खाती है तो मतलब हमने प्रोजेस्टेरॉन की सपोर्ट ख़त्म कर दी है, तो आर्टिफिशियल शेडिंग और हमारे पास उसका पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, एंडोथेलियन 1, प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर PAF जो है ना फैक्टर्स ये प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं ताकि जो विदड्रॉल हुआ है हमारे पास उसके बाद जो आर्टरी हैं वो जल्दी से सुकड़ जाएँ और वहाँ पे सारी ब्लीडिंग जो है ना वो रुक जाए। ठीक है, ये बहुत सख्त जो है ना किस्म की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं, बिल्कुल हर चीज़ बंद होती है। इसके बैलेंस रखने के लिए फिर हम जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो कुछ वेजो डायलेटर जो है ना वो हम इसके साथ लगाते हैं ताकि ब्लड जो है ना वो आराम से खुल के जो है ना वो एक दफ़ा फ्लश ऑफ कर जाए। ठीक है, इजी होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिसेंट स्टडी में कुछ शो किया गया प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल हो जाए ना तो इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की जो है ना सिंथेसिस बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म जो है ना वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना यहाँ पे हाथ से ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हमारे पास क्या होगी, यहाँ जो वेसल्स है उसकी स्फीयर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तंग हो जाएंगी। ठीक है, और जो फीमेल उसको पेन और अगर एब्डोमिनल क्रैम्प होता है। ठीक है, मतलब जो एब्डोमिनल क्रैम्प होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसमें यही है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी होती है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो वो जो पेट का दर्द होता है वो इसी की वजह, तो इसके अंदर हमारे पास जो कंट्रैक्शन होती है उसी के साथ पेन होती है, तो जितना भी गंद होता है वो ब्लीडिंग के साथ आपका गटर के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर वुमेन जो है ना उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, हैवी ब्लीडिंग है, तो इसके अंदर हम फिर क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स देते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना, बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो इतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवानी कि वो दर्द करवाए। तो फिर हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स दे देते हैं ताकि हमारे पास जो है ना कॉन्ट्रैक्शन जो है थोड़ी सी स्टॉप हो। ठीक है, और हमारे पास ब्लीडिंग जो ना होती रहे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन में एसिड है, एस्प्रीन है, उसे कहते हैं कोई पेन किलर खा लो। ठीक है, एस्प्रीन वगैरह तो इससे हो जाएगी। तो ये क्या करती है बेसिकली पेन किलर कॉक्स इनहिबिटर करवाती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं होता, जब ये सिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी ज़्यादा, जब ये नहीं होगी तो क्रैम्प नहीं आएगी, एब्डोमिनल पेन नहीं आएगी, लेकिन ब्लीडिंग होगी। ठीक है, अब आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो हमारे पास एक छोटी सी लेयर रह जाती है जिसे हम कहते हैं बेजलर लेयर। इससे फिर जो है ना वो दोबारा स्ट्रेटम, बेजेल, स्पॉन्जियोजम और वो सारे के सारे जो है ना वो बनना शुरू कर देती हैं। लेकिन बेजेल जो है ना वो कभी भी शेड ऑफ नहीं होती। ये MCQ है, ये पुश्त वाई के अंदर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टर। ठीक है, मतलब जब वो चाइल्ड से एडल्ट में तब्दील हो गए,
ठीक है। तो बहुत से सिग्नल थे, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, वहाँ से हमारे पास यूट्रस के ऊपर जो है ना वो मैचुरेशन सारी की सारी सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन, ओवरी ने ईस्ट्रोजन बनाना है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो स्कैंडी, तो ईस्ट्रोजन का दूसरा काम क्या होगा, स्कैंडी सेक्सुअल करैक्टर इन फीमेल, ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट, वो सारे के सारे बनवा देना, ठीक है। अब यहाँ पे HPO एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से ओवरी के ऊपर एक्ट किया, ठीक है। ये सारा फेनोमेना चाइल्डहुड के ऊपर रुका हुआ था, लेकिन जो ही वो 8 से 9 साल की उम्र को पहुँचती है, ठीक है, तो GnRH रिलीज होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है हाइपोथैलेमस से। वो एक पल्सेटाइल मैनर के अंदर, वो कह रहा है बुक की मैं हेडिंग लिख रहा हूँ कि वो निकलना शुरू कर देती है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, वो एसोसिएशन किसके साथ है, स्लीप के साथ, जितना ज़्यादा सोएगी उतना ज़्यादा जो है ना वो उसका हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा, ठीक है, थ्रू आउट दी बॉडी, और वो हमारे पास बॉडी के अंदर चेंजेस काज करवाएगी। GnH रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी से, FSH LH ओवरी के ऊपर एक्ट किया, ओवरी से ईस्ट्रोजन निकला, ठीक है। तो अब ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस जो है ना वो प्यूबर्टल चेंजेस सारी की सारी जो है ना वो है। तो LH ने कहाँ पे एक्ट करना था, ये थीका सेल था, ये ग्रेनुलोज, थीका सेल के ऊपर एक्ट किया, इसके ऊपर जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल से एंड्रोजन, एंड्रोजन आए इसके साथ ग्रेनुलोजा सेल के साथ, वहाँ पे हमारे पास FSH ऊपर से निकला। तो इसने बेसिकली क्या रिलीज़ करवा दिया, एक्चुअल में ईस्ट्रोजन की जो है ना वो सिंथेसिस करवाई, जो कि प्यूबर्टल चेंजेस कहती है। वही बातें यहाँ रिपीट हो रही हैं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में जा रहा हूँ। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक है जी ईस्ट्रोजन लेवल जब ज़्यादा तो ब्रेस्ट की जो है ना डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, जिसे हम कहते हैं थिलार की। तो थाली में जो है ना वो आपने कुछ ब्रेस्ट रख देने हैं, ठीक है। तो थिलार की यही है, मैंने यूँ याद किया, थाली में ब्रेस्ट मतलब कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो। फिर अगर जो प्यूबिक हेयर है, ठीक है, यहाँ पे और उसके बगलों के अंदर जो हेयर आ रहे हैं, ठीक है, वो आएंगे एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर, तो इसे हम कहते हैं कि एड्रीनार्की, ठीक है, गुर्दे से नहीं, इसके ऊपर भी एड्रीनार्की। अगर यकदम उसका कद बढ़ना शुरू हो जाती है, इसे हम कहते हैं ग्रोथ स्प्रूट कहते हैं। फिर जो उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं मीनार्की। तो ये 12.8 ईयर की उम्र में जो है ना वो विरासती तौर पर तब्दील भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यही है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर में थिलार्की, एड्रीनार्की और मिनार्की हैं। नो मिनार्की, अगर मिनार्की ना हो तो इसका मतलब है कि फीमेल ए मेनोरिया में है, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, तो मतलब वो ए मेनोरिया। ये टर्मिनोलॉजीज आपको आने चाहिए, ठीक है। जो गर्ल जो है ना उन्होंने देखा कि एक्सरसाइज करती हैं ना, ठीक है, ये डांसर होती हैं, बैली डांसर, उनके अंदर जो है ना वो मिनार्की बहुत देर तक जो है ना वो नहीं आती, मतलब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। तो एक्सरसाइज जो है ना एक बड़ी वजह है। तो मिनार्की को रेगुलर होने में 3 साल लगती हैं, ठीक है। अभी मतलब 12 साल के ऊपर शुरू हुआ है पहला, तो अगले 3 साल तक कभी रेगुलर होगी, कभी इरेगुलर, कभी रेगुलर, कभी इरेगुलर, कभी इनएवुलेटरी साइकिल। एक हमारे पास है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो ये 8 से 9 साल की उम्र के अंदर अगर उसको फर्स्ट मैसेज, मतलब अगर बच्ची है 8 से 9, मतलब अभी नमाज फ़र्ज़ हुई है उसके ऊपर 7 साल के ऊपर, ठीक है, और 8-9 साल में उसको जो है ना वो सारे स्टार्ट हो गए। तो ये भी एक बड़ी है, इससे हम कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, वक्त से पहले। अब इसके कुछ सेंट्रल काज हैं, कुछ पेरिफेरल काज। सेंट्रल में गोनाडोट्रोफिन डेवलपमेंट में एग्जैक्ट काज हमें पता नहीं है, हो सकता है CNS के अंदर मालफॉर्मेशन या कोई ट्यूमर है जो ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। जो पेरिफेरल काज है उसमें गोनाडोट्रोफिक इंडिपेंडेंट काजिंग है, जिसके पैथोलॉजिकल मतलब बाहर से उसने कोई ऐसी दवाई खा रही है एंड्रोजन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, या ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा ट्यूमर की वजह से। तो ये हमारे पास कुछ काजिंग है इसके, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डिलेड प्यूबर्टी में क्या है कि अगर 14 साल की उम्र तक उसको जो है ना वो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स डेवलप नहीं होते, तो नहीं डेवलप हुए, तो नो प्यूबर्टी, नो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, नो प्यूबिक हेयर, नो मिनार्की, नो थिलार्की, नो ग्रोथ स्प्रूट। सिंपल सी बात है, ये हम डिले प्यूबर्टी कहेंगे। तो रिमेंबर 14 साल, ठीक है। अब यहाँ पे काजिज ऑफ द डिले प्यूबर्टी में हमारे पास क्या है, हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म, मतलब यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी में गोनेडोट्रॉफ्स होती हैं, तो इसका एक कमी है। और गोनेड जो उसकी एक्चुअल में जो है सेक्स हार्मोन, उनके ऊपर से सिग्नल नहीं आ रहा गोनेडोट्रॉफ से। कॉन्स्टिट्यूशनल विरासती तौर पे हो सकता है, उसके मतलब माँ भी इसी तरह हो। गर्ल सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया, मतलब वो खुद को महसूस करती है कि मैं बहुत मोटी हो रही है, लेकिन एक्चुअली में बहुत वीक हो रही होती है, जिसे में एनोरेक्सिया साइकेट्री का ये लेक्चर है, ठीक है। मोटे होने का डर है लेकिन कुछ नहीं खाता, या एक्सेसिव एक्सरसाइज। तो बैली डांसर के अंदर हमारे पास डिले प्यूबर्टी की कहा था हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म, जबकि हाइपर गोनेडोट्रॉफी मतलब यहाँ से हद से ज़्यादा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आगे गोनेड्स जो है ना वो हाइपो में है। तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं सेकेंडरी जो है ना सेकंड मतलब हाइपर गोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म। ऊपर से ठीक आ रहा है, मसला गोनेड्स के अंदर है। यहाँ पे ऊपर से भी काम आ रहा है, नीचे से भी काम है। तो फेलियर ऑफ द गोनेड, जिसकी वजह से प्यूबर्टल चेंजिंग आती है, गोनेडल फेलियर है, या ओवरी इम्प्रॉपर जो है ना वो फंक्शन कर रही है, इस वजह से हमारे पास ये सारा का सारा हो रहा है। तो जो उसकी काजिज हैं, इसकी यहीं पे आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये जो हाइपोगोनेडोट्रॉफिक में हमने एक तो काज पढ़ ली, बेली डांसर है, एनोरेक्सिया नर्वसा, इसके साथ वो क्रोनिक इलनेस में या डायबिटीज़ या रीनल फेलियर या पिट्यूटरी प्रॉब्लम या कैलमैन जो है ना वो सिंड्रोम, जिसके अंदर GnRH एक्चुअल में डेफिशिएंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिले प्यूबर्टी शो करती हैं। हाइपर गोनेडोट्रॉफी में ऊपर पिट्यूटरी ठीक है, अगर गोनेड्स में मतलब है,
तो हो सकता है अगर गुनेड्स हों ही ना, टर्नर सिंड्रोम की वो शिकार है, प्रीमेच्योर ओवेरी फेल है, डिले प्यूबर्टी है, प्राइमरी एमेनोरिया या सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकती है। ओके जी, नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। 8 से 9 साल की उम्र में GnRH जो है ना वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया, वहाँ से FSH और LH निकला जो कि ओवरी के ऊपर एक्ट किया, फॉलिकुलर ग्रोथ हुई, थीका सेल की ग्रोथ हुई, ग्रेनुलोसा सेल बने, एंड्रोजन बना, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस, थिलार्की, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, प्यूबर्टी हेयर, और हमारे पास जो है ना मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है, मीनार्की जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। इतना हमारे पास है। अब देखो नॉर्मल डेवलपमेंट में हमारे पास क्या है, 46 अगर XX है तो फीमेल है, तो इसके अंदर गुनेड्स क्या होंगे, ओवरी होंगे, तो वो साइट्स जो है ना बनाएगी। इसके पास जो है ना वो मुलेरियन डक्ट्स जो है ना बनती हैं। इसके लिए भी हमारे पास इनहिबिटरी फैक्टर होता है, अगर वो ना हो तो मुलेरियन डक्ट जो है ना, ठीक है, वो यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब और वजाइना, ये चीज़ें। तो फीमेल के पास जो मुलेरियन डक्ट है वहाँ से क्या क्या चीज़ बन रही है, एक हमारे पास बन रहा है यूट्रस, ठीक है, एक हमारे पास बन रहा है फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये यूट्रस हो गया, ये फिलोपियन ट्यूब हो गया, और नीचे वाली जो है ना वो वजाइना पूरी बन गई, ठीक है, तो हमारे पास वजाइना। तो ये हमारे पास इनहिबिटरी फैक्टर्स जो है ना इसकी वजह से होता है। अब यहाँ पे अगर 46XY मेल है तो उसकी जो है ना वो जीन के पास जीन होता है SRY जीन, जो कि हमारे पास जीन सिग्नलिंग है सिंथेसिस ऑफ द मेल गोनेड्स, ठीक है। तो इसने ना मेल गोनेड की सिंथेसिस करनी है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, दो जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है वो है। तो अभी तक क्या हुई, जो मुलेरियन डक्ट है, ये अगर फीटस है ना तो इसके अंदर मुलेरियन डक्ट होती हैं, अगर इसका हमने ना रोका तो ये फीमेल मान जाएगी। अगर हमने इस मुलेरियन डक्ट के लिए इनहिबिटरी फैक्टर होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन जिसे हम कहते हैं, वो आ गया तो इसका मतलब वो मेल पैदा होगा। तो यही है कि SRY जीन होता है जिसकी वजह से हमारे पास एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो क्या करता है, रिग्रेस करता है इस मुलेरियन डक्ट को कि तुमने कोई भी वजाइना और यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब नहीं बनानी, ठीक है। तो अगर यही है कि तो रिग्रेस हो जाएगी मुलेरियन डक्ट, ताकि लड़के के अंदर जो है ना किसी किस्म की यूट्रस या वजाइना ना आए, ठीक है। तो यही बात हमने की कि टेस्टिस से हमारे पास फिर साथ में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो एक्ट करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर, वहाँ पे विरलिनाइजेशन काज करवाता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल जो है ना वो वहाँ पे प्रोड्यूस है, जिसे हम कहते हैं मेल लाइक करेक्टर जो है ना वहाँ पे पीनस की डेवलपमेंट हमारे पास होना शुरू हो जाती है। ईजी हो गया। अब कहते हैं कि बहुत से लड़कों में जो है ना वो 46 और XY होता है, अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन ना बना तो ऐसे लड़कों में हमारे पास मुलेरियन रिग्रेस नहीं होगी, तो ऐसे लड़कों में यूट्रस भी होगी, वजाइना भी होगी। तो अभी तक हमने क्या किया, इस मुलेरियन डक्ट को लड़कों के अंदर हमने रोकना है, ठीक है, मुलेरियन डक्ट को हमने लड़कों में बिल्कुल ही रोक देना है बाय एंटी मुलेरियन हार्मोन, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की वजाइना, कोई यूट्रस, कोई फ्लोपियन ट्यूब ना बने। अगर बन गई तो वो टिक टॉकर बन जाएंगे, ठीक। अच्छा ओके जी, अब हम देखते हैं अब नॉर्मेलिटीज़। टर्नर सिंड्रोम का पता है 46X0, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली गुनेड्स होते नहीं है, ओवरी होती नहीं है, शॉर्ट वेब्ड नेक होती है उसकी, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेचर होते हैं, वाइडली स्पेस निपल होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मुलेरियन डक्ट जो है ना प्रेजेंट होती है, फीमेल की यूट्रस भी होती है, फिलोपियन ट्यूब भी होती है, वजाइना भी होती है, लेकिन इसके अंदर ओवरी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। जिसने मेन अंडा बनाना है वो ओवरी बिल्कुल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कभी अंडा नहीं बनेगा, नो प्रेगनेंसी, जो मर्जी कोशिश कर लो, ओसाइट नहीं है, ईस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा, प्यूबर्टल चेंजेस नहीं आएंगी उसके अंदर, ठीक है। जब ओवरी ही नहीं है तो हमने कहा था ओवरी में ई आ रहा है ना, ई से एस्ट्रोजन बनता है, जब ओवरी ही नहीं है तो ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा, ईस्ट्रोजन ना उसकी प्रोलिफरेटिव फेस करवाएगा, ठीक है, ना ही उसके अंदर कोई सेक्सुअल करेक्टर, ना ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ना और कुछ भी। फिर 46XSRY जीन इसमें म्यूटेटेड है, अगर मेल फीमेल है, ठीक है, XY है, ठीक है, और इसके अंदर है हमारे पास बॉय है ये, और इसके अंदर SRY जीन जो है ना वो म्यूटेटेड है, तो उसके अंदर भी हमारे पास अगर SRY जीन म्यूटेटेड है तो इसके अंदर एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ना वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक स्टिक बन रही थी यहाँ पे हमने देखा मुलेरियन, ठीक है, वो डक्ट बनेगी। तो ऐसे के अंदर क्या होगा, ठीक है, टेस्टिस तो नहीं है लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना, ये तीनों चीज़ें इस लड़के के अंदर होगी, मतलब वो टिक टॉकर बॉय बन जाएगा, ठीक है। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन है ही नहीं, जिसकी वजह से वो जो हमारे पास ये बना था ये वाला, इसे हम क्या कह रहे थे,
ये जो स्टीक थी ना बनी हुई मुलेरियन डक्ट, इस मुलेरियन डक्ट से वो सारी चीज़ें बन गई। साथ में 46 में गुनेट की सिंथेसिस अगर हो भी गई है, टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस हो गई है, लेकिन इनके अंदर 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम अगर डेफिशिएंसी है तो वो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो उसकी एक्टिव फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इस एंजाइम की कमी की वजह से हमारे पास जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, उसकी यूरेनाइजेशन नहीं होगी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया सही से नहीं बनेगा, नो पीनस, ठीक है, और वो प्रेजेंट करेगा फीमेल लाइक जेनिटेलिया की तरह। फिर टेस्टोस्टेरोन तो सिंथेसिस हो रही है, लेकिन कभी कभार टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में तब्दील हो भी गया, लेकिन आगे उसके गुनेट्स के पास रिसेप्टर ही नहीं है। तो कॉन्जेनिटल एड्रेनोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम इसे हम कहते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास विरलाइजेशन नहीं होगी और वो फीमेल लाइक जो है ना बॉय की फीमेल लाइक जेनिटेलिया होगा, जस्ट लाइक टिकटॉकर मैं तो उन्हें कहूँगा, ठीक, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में ये हो गया गुनेटल डिसजेनेसिस, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी CAIS, मतलब कॉन्जेनिटल, हमारे पास क्या था कॉन्जेनिटल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम CAIS, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक। अब फिर एक केस आता है कि 46XX, मतलब लड़की है और गुनेटल डिस्टेंसेस हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब बॉडी में इसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर में सफरिंग फ्रॉम एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला में उसमें एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो जब एक लेयर में हमारे पास एंड्रोजन जो बनता है वो ज़्यादा बनेगा तो वो टेस्टोस्टेरोन में तब्दील होगा। अब लड़की के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, एक्सेसिव जो फीमेल के अंदर है ना वो मेल लाइक पीनस लाइक जो है ना वो होगा, तो लड़की होगी लेकिन उसका बड़ा सारा एक पीनस लटक रहा होगा साथ में, ठीक है। फिर इसी तरह टर्नर सिंड्रोम में हमने देखा नॉर्मल डेवलपमेंट है, गुनेड्स हैं, ये मुलेरियन डक्ट में हमारे वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे उसके पास ओवरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यही है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम में, दोनों में एक्सेस ओवरी में हमारे पास वही डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। नो प्यूबर्टल चेंजेस और हमारे पास नो ओवरसाइट, सिंपल सी बात है। क्लिनिकल फेस्टेशन में हमारे पास जो टर्नर में शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, वेब नेक होता है, कैरिंग एंगल होता है, सारा बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसी लड़की टांगे फैला फैला के चलती है, ठीक है। इसके साथ कुछ टर्नर सिंड्रोम के साथ ना मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड है, ऐसी लड़की में कॉक्टेशन ऑफ द एयोटा होगा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होंगी, कंडक्टिंग डेफनेस होगी, रीनल प्रॉब्लम्स होगी और एंडोक्राइन प्रॉब्लम जिसके अंदर गला, गुर्दा, बहरापन, आंत और उसकी शरेआन, इसके साथ वो ना टर्नर सिंड्रोम, ये हमारे पास UQ आया हुआ है, ठीक है। ये टर्नर सिंड्रोम के साथ और मेडिकल कंडीशन क्या है, उसका एयोटा, रीनल डिस्क प्रॉब्लम, कंडक्टिव हेयरनेस, एंडोक्राइन मसला और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। नो ओवरी, नो एस्ट्रोजन, नो ओवरसाइट, डिले प्यूबर्टी, इनफर्टाइल होगी, ठीक है, वो सारी की सारी। अगर डायग्नोस चाइल्डहुड में कर लें हम इसको टर्नर सिंड्रोम को, तो ऐसी लड़की को ग्रोथ हार्मोन बाहर से हमें देना पड़ेंगे, ठीक है, टू इंड्यूस दी प्यूबर्टी। अगर बाहर से दे देंगे तो ईस्ट्रोजन बाहर से, मतलब जो ओवरी ने हार्मोन बनाना है वो हम बाहर से दे दें ईस्ट्रोजन, तो उसके अंदर प्यूबर्टल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। उसकी इनफर्टिलिटी को डिनेट करने के लिए ओवरी नहीं है तो बाहर से हम किसी और से जो है ना उसकी ओवरी लेके इम्प्लांट कर दो, तो यही है कि इम्प्लांटेड इन द यूटस कर दो। साथ में ऐसी लड़की को साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, माशरे में जीने के लिए जो है ना उसको सपोर्ट देनी है, आपने साइकेट्रिक के पास जाके करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट में हमारे पास ये हमने क्या कि SRY जन मेल के अंदर अगर नहीं होगा, टेस्टिस में जो है ना वो एंटी मुलेरियन हार्मोन रिग्रेस नहीं होगा, तो उसके अंदर जो है ना वो विरलाइजेशन पीनस नहीं बनेगा, लेकिन यूट्रस वजाइना और फैलोपियन ट्यूब उसके अंदर बन जाएंगे। ये हमने नंबर सेकंड पे पढ़ा 46XY गुनेटल डिस्जेनेसिस हो गई है, ठीक है। लड़का है उसके अंदर गुनेटल डिस्जेनेसिस में मेल है, गुनेट्स नहीं बने, लेकिन वहाँ पे जो है ना फीमेल लाइक आर्गन बन गया, ठीक है। तो लड़का है उसकी जो है ना वजाइना आपको नज़र आ रही होगी। 2 टाइप्स हमारे पास गुनेटल डिस्जेनेसिस, कंप्लीट होते हैं, एक मिक्स होता है। कंप्लीट में क्या है, टेस्टिस बिल्कुल है ही नहीं, गुनेड डिस्जेनेसिस बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। टेस्टिस जो है ना वो रिप्लेस किसी होंगे, एक स्टीक सी जो है ना वो बनी होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि उसके एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ना वो डक्ट जो है ना उसकी रिग्रेक्ट ही नहीं की, ठीक है। एंटी मुलेरियन हार्मोन है ही नहीं था, ठीक है, डेफिशिएंसी थी AMH की, जिसकी वजह से वो जो जो मुलेरियन डक्ट है वो पड़ी रही है, उसने एंड पे जाके क्या बना दिया, हमारे पास उसको फीमेल बना दिया, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो है ना वो उसकी जो फीमेल लाइक हो जाएंगी। इस स्ट्रीक का जो है ना मैलिग्नेंसी रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्ट्रीक को ऐसे मेल्स के अंदर जो है ना वो रिमूव करना पड़ता है ताकि वो कैंसर में तब्दील ना हो जाए, लेप्रोस्कोपिकली हम इसको रिमूव करते हैं। मिक्स्ड गुनेटल डिस्टेंसेस में क्या है, उसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों बन गई हैं अब, ठीक है, उसकी लटक रही हैं, साथ में उसकी जो है ना दोनों ओवरीज भी हैं। अब ओवरी ये टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, ये ओवरी ईस्ट्रोजन बना, मेल वाले भी और फीमेल वाले भी दोनों करैक्टर इसके अंदर हैं। तो ओवरी और टेस्टिस में हमारे पास क्या है, वेलाइजेशन मेल जेनिटली भी पड़ा हुआ है, उसकी यूट्रस भी है बजाय, इसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे शख्स में ओवरी और टेस्टिस दोनों है, लेकिन यूट्रस फैलोपियन ट्यूब और ऐसा जो बाकी जिन्हें मेल लाइक जो है ना जेनिटलिया जो है ना वो आपके अंदर आप कह सकते हैं। डायग्नोज कैसे करना है, टू इंड्यूस प्यूबर्टी एस्ट्रोजन बाहर से देख के नाम ने कैरियोटाइपिंग कर लेनी है, पता चल गया तो बाहर से हम एस्ट्रोजन दे दोगे, फर्टिलिटी के लिए हम यूट्रस इंप्लांट कर देंगे, लड़की बना दो उसको, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है।
तो जनाब अभी तक 100 बातों की एक बात जो है ना, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकला, वो 5 अल्फा, सॉरी यार दरमियान में कॉल आ गई तो जाना पड़ा मुझे। अच्छा, हम डिस्कशन कर रहे थे टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा रिडक्टेज। ठीक है, अब ये डीएचटी जो है ना वो रिसेप्टर पे लगता है, विरलाइजेशन करता है और पीनस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अगर किसी में कंजेनिटल एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम हो, सारा मसला रिसेप्टर का है। हर चीज़ ठीक आ रही लेकिन रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, इनसेंसिटिव है वो। ठीक है, तो हमारे पास विरलाइजेशन, और वो फीमेल लाइक जेनेटिलिया जो है ना वो बना के बैठा होगा लड़का। ठीक है, बाहर से फीमेल की जेनेटिलिया नज़र आएगी लेकिन ना तो उसकी ओवरी होगी, ना यूट्रस होगी, ना अपर वजाइना, सिर्फ लोअर वजाइना उसकी नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमने बस ये बातें, छोटी छोटी बातें जो हमने देखनी है। ठीक है, अब जो टेस्टिस बचपन के बने हुए हैं ना, ठीक है, ऐसे मेल के अंदर देखो, इसकी हम कैरियोटाइपिंग करते हैं, ट्रीटमेंट कोई नहीं है, साइकोलॉजिकल और फैमिली सपोर्ट दे तो दे, वरना वही खुसरों के पास भेज देते हैं उसको, और क्या है। ठीक है, इसको ओवर साइड इम्प्लांट की भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास यूट्रस ही नहीं है, तो इम्प्लांट कहाँ पे होगा। ठीक है, ना इसको हम फीमेल बना सकते हैं ना मेल, लेकिन जो टेस्टिस बचपन के बने हुए हैं उसके छोटे छोटे, वो हो सकता है कैंसर में चेंज है, तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेप्रोस्कोपिकली हम कहते हैं कि तुम अपने ये ना टेस्टोस्टेरोन लिखवा लो, निकलवा दो, और साथ में जो हार्मोनल थेरेपी है वो करें, साथ में इसकी वजाइना की जो है ना वो शार्टनिंग कर देती हैं, ताकि चलो वो इंटरकोर्स अगर वो है ना, ठीक है, लड़की में से थोड़ा शिफ्ट हो रहा है तो उसको इंटरकोर्स जो है ना वो करता रहे, और सर्जिकल वरना जो है ना वो वजाइना की ना रिकन्स्ट्रक्शन भी कर दो। तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। ठीक है, ये हमने सारी बात कर ली है डाईहाइड्रो में। 46 एक्सेस डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर में क्या होता है, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके ऊपर हाइपरप्लेजिया हो जाना है, जिसमें हमारे पास जो है ना वो ग्लूकोकार्टिकाइड, मिनरोकार्टिकाइड और एंड्रोजिन बहुत ज़्यादा मान रहा है। ठीक है, अब देखो, जो एंड्रोजिन है कॉर्टिकोस्टीराइड में, ग्लूकोकार्टिकाइड, मिनरेलोकार्टिकाइड, एंड्रोजिन, इसके लिए हमारे पास 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज चाहिए, जो कि एंड्रोजिन को ग्लूकोकाइड, कॉर्टिकोस्टीराइड को मिनरेलोकार्टिकाइड में शिफ्ट करता है, लेकिन एंड्रोजिन के लिए कोई हमारे पास एंजाइम नहीं है। अब अगर 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी होगी, ना ये बना ना ये बना, सारा जो है ना वो हमारे पास एंड्रोजिन किसके अंदर, ये वाला कॉर्टिकोस्टीराइड एंड्रोजिन में, वो टेस्टिस में, टेस्टोस्टेरोन में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो पीनस की फॉर्मेशन बना रहा है। लड़की है, ठीक है, उसके अंदर 5 अल्फा हाइड्रोक्सीनेज की डेफिशिएंसी, हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी, तो सारा हमारे पास टेस्टोस्टेरोन बनता जा रहा है, तो उसकी जो है ना वो लड़की का क्या होगा, पीनस जो है ना वो हमारे पास डेवलप हो जाएगा सारे का सारा। ठीक है, तो वो सारे का सारा हमारे पास क्या विरलाइजेशन बॉडी में मेल लाइक जेनेटिलिया उसकी बन जाएगी। ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात मैंने बतानी थी होती है। ठीक है, ऐसे मरीज़ के अंदर सॉल्ट लूजिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे पास वो एल्डोस्टेरॉन जो है ना वो हद से ज़्यादा रिलीज़ हो गया, लाइक थ्रेटनिंग एमरजेंसी होती है, तो हम बाहर से जो है ना वो स्टीरॉइड, जो हाइड्रोकॉर्टिसोन, फ्लूडोकॉर्टिसोन दे देते हैं। सर्जरी के बाद जो है ना लिबिडिया वगैरह में हम कहते हैं कि सर्जरी में स्कारिंग रह जाती है, वो एम्बेरसमेंट होती है फीमेल के लिए, हम उसके जेनेटिलिया को पकड़ के सर्जरी कर देते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, टर्नर में ये हो गया, गोनेडल में हमने कंप्लीट इनकम्प्लीट कर, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरटेंशन, 5 अल्फा रिडक्टेज और 46 एक्स जो है ना हमारे पास आ गई, इजी। अब हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या उसको एमेनोरिया होगा या और बिल्कुल नहीं होंगे, एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग शुरू से हुई नहीं है, फर्टिलिटी एज होगी, या ठीक है, इसके अंदर प्राइमरी एमेनोरिया मतलब उसको 16 साल की उम्र में होगी, एक दफ़ा भी उसको खून नहीं आया, सेकेंडरी में उसको 13-14 साल में एक दफ़ा हुई है, फिर 6 माह तक कोई नामो निशान ही नहीं है ब्लीडिंग का, ये सेकेंडरी एमेनोरिया। ओलिक मेनोरिया में हो गया कि उसके जो ना बहुत कम मेंस्ट्रुअल, मतलब साल में उसको 4 से 9 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो हो रहे हैं, हालांकि 12 माह है तो एक्चुअल में 12 होने चाहिए, लेकिन उसको 4 से 9 टाइम जो है सिर्फ मेंस्ट्रुएशन हो, इसका मतलब ओलिको मतलब कम हो रहे हैं, लेस मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे हैं, ये भी एक मसला है। फिर रीज़न क्या है ओलिगो में, हाइपोथैलेमस में, जीएनआरटी में, जो जो मसाइल है ना उसी से रिलेट कर दो, यूट्रस में कोई मसला है, पिट्यूटरी में मसला है, हाइपोथैलेमस में मसला है, सिंपल सी है। फिर हाइपोगोनेडोट्रोफिन हाइपोगोनेडिज्म में पेशेंट जो है ना वो डूइंग एक्सेसिव एक्सरसाइज, जो बेली डांसर होती हैं या बहुत ज़्यादा वेट लॉस सडन हो जाए, टीबी अगर किसी को है, ओवर स्ट्रेस एग्जाम की वजह से, तो आपने देखा होगा कि उनके अंदर मेंसेस प्रॉब्लम आना शुरू, लीजन ऑफ दी हाइपोथैलेमस ग्लायोमा वगैरह, सप्रेस करते हैं न्यूरोनल टिश्यू को और ये ब्लॉक करते हैं डोपामीन रिसेप्टर को। हेड इंजरी अगर किसी को, या कैलामैन सिंड्रोम, जीएनआरएच डेफिशिएंसी, या टीबी है, सार्कोडोसिस है, ये सारी कंडीशन है जो कि हमारे पास हैं। ठीक है, डोपामीन का बेसिकली काम क्या, प्रोलैक्टिन को रोकना है। एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन, डोपामीन ब्लॉक हो गया तो प्रोलैक्टिन सारा आज़ाद हो जाएगा, एक्सेसिव प्रोलैक्टिन क्या करेगा, एफएसएच और एलएच को इनहिबिट कर देगा। तो हमने कहा कि ग्लायोमा का
ब्लॉकिंग करना है डोपामीन रिसेप्टर को। तो यही है हमारे पास। जब तक माँ दूध पिलाती है प्रोलैक्टिन निकलता है, FSH LH इनहिबिट रहता है। सो इन ग्लायोमा या एनी ड्रग में लीड टू इनहेबिशन ऑफ द डोपामीन। जब डोपामीन रुक गया तो हमारे पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आना शुरू हो जाएंगी। ईजी। या फिर कोई आप बाहर से प्रोजेस्टेरोन ले रहा है, एस्ट्रोजन इनहिबिट कर देगा उसको सारा, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है। एनी पिट्यूटरी डिसऑर्डर में हमारे पास FSH हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म हो गया, हमने ऑलरेडी जिसकी नेक्रोसिस हो जाए, शीहान सिंड्रोम में किसी की प्रेगनेंसी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, पोर्टल हाइपोटेंशन में गई है, तो उसका जो ग्लैंड है वही श्रिंक हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज में लीड टू पिट्यूटरी नेक्रोसिस। सिंपल, ये पैथो वाली बातें हैं। फिर अगर किसी का ओवेरियन डिसऑर्डर में तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में एन ओव्यूलेशन इन ओवरी हो जाती है, पॉलीसिस्टिक प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में 40 साल से पहले अगर मीनोपॉज हो गया, ठीक है, मतलब 40 साल की लड़की है तो उसके जो ना मीनोपॉज चलना शुरू हो गया, ठीक है, तो वो बड़ा है। इसमें एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर हो सकते हैं, इम्प्रॉपर शेडिंग ऑफ द एंडोम या माल डेवलपमेंट हो सकती है, या एब्सेंस ऑफ यूट्रस हो जो प्राइमरी एमेनोरिया की कंडीशन में आ जाती है। एशरमैन एक सिंड्रोम है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब कोई ना यूट्रस निकलवाती होगा ना, यूट्रस की सफाई करवाई हुई है, ठीक है, मतलब निकलवाना नहीं, अंदर से जो शेडिंग है ना उसको रिमूव करे, तो उस दौरान कोई ऐसा कट लग गया जिससे स्कार बन जाते हैं, स्कार पक्के पक्के हो जाएंगे, वो बिल्कुल एमेनोरिया करवाते हैं। इसके अंदर स्कैंडी एमेनोरिया TB में हो सकता है, एक्सेसिव इंजरी के अंदर ना हमारे पास, इसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। बाकी हमारे पास डिसऑर्डर हमने सारे डिस्कशन कर लिए, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री लेनी है, उसकी एग्जामिनेशन लेनी है, जनरल इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, पेल्विक का मतलब आपने हिस्ट्री तो ली होगी वार्डों के अंदर, तो उसमें BMI, डाइट, सर्जरी और हमारे पास हार्मोन थेरापी वो सारा पूछ लोगे। कुल इसके अंदर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से एक बात है, तो मतलब बिफोर या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल खवातीन बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, उनको एब्डोमिनल क्रैम्प, इरिटेटेड, एग्रेसिव या मूड स्विंग, जो खवातीन है लड़कियां वो उनको पता होगा चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो 3 से 60% वोमेन के अंदर इस तरह होता है। या उसके अंदर जो है ना वो एग्जैक्ट एटियोलॉजी हमारे पता नहीं, फटीग है, हेडेक है, डिप्रेशन है, एब्डोमिनल क्रैम्प आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, माइल्ड टू मॉडरेट जो है ना वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हमारे पास इंगेजमेंट ऑफ दी लाइफ स्टाइल, अगर उसकी लाइफ ठीक करें, शुगर, साल्ट, अल्कोहल वगैरह रोक दें, मोर फाइबर दें, तो उससे स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, उसकी योगा करवाएं, ब्रीथिंग करवाएं, थेरापीज में वर्टेक्स है, ठीक है, रेड जो है ना वो आइसोफिलिन ने, बाकी इसके अलावा कुछ ये प्रोसीजर लिखे हुए हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर मॉडरेट टू सिवियर है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा, सीरोटोनिन दे दो, रीअपटेक सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे दो, ठीक है, तो इससे जो इसका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। सैलोप्रेम दे दो, ठीक है, मतलब जितनी भी वो दिमाग को कंट्रोल करने वाली हैं, रिलैक्स करने वाली हैं वो। साथ में साइक्लिक सेपरेशन में हमारे पास जो है ना वो सस्पेंशन ऑफ द साइकिल, ऑस्टाडाइहोल दे दो, बाहर से हार्मोनल थेरापी दे दो, वो ठीक हो जाए, कोई इतना मसला नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास क्या होता है, ओवरी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिस्ट बन जाती है, तो जिस तरह मोती नहीं परोए होते इस तरह की बीडी लाई होती हैं। इसकी वजह से हमारे पास 14 दिन के ऊपर ओवरी में एग निकलना है, तो वो ओव्यूलेट ही नहीं हो पाएगा, तो मतलब सिस्ट इतने बन गए कि उसको ओव्यूलेशन नहीं होने दे रहे। इरेगुलर पीरियड एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया के साथ आएंगी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा उसको होगी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन में, ठीक है। साथ में उसके चेहरे पे बाल आएंगे, हिस्टिज्म, ठीक है, सिनेरियो में आता है कि हिस्ट्री में ओबेसिटी होगी, इंसुलिन होगी, रेजिस्टेंस होगी, बाकी वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, एंडोजिन सेक्स हार्मोन थेरापी है, बाकी सीरम इंसुलिन आ जाती है। अपीयरेंस किस तरह होगी, मैंने कहा कि 9 mm से जो है ना वो छोटी होंगी, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल होंगे, सेंट्रल थिकन स्टोमा होगा, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड पे इनलार्ज ओवरी खुद इतनी बड़ी होगी, ठीक है, और इसके अंदर पैरली जो है ना अपीयरेंस मोती की तरह जो है ना वो बीडीड आपको ओवरी नज़र आ गई है, ठीक है। एनोविलेशन होगी, ओवरी जो है ना वो हमारे पास प्राइमोर्डियल वो ग्राफिन फॉलिकल ओवुलेट करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती, ठीक है, वो हार्मोन में ये सारा ख़राब होगा। PCO वाली खवातीन क्यों है एनोविलेशन में, क्यों, क्योंकि 7 से 8 फॉलिकल यकदम ही जो है ना उसके मैच्योर हो गया। अब एकदम से जब एस्ट्रोजन आएगा तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगा और LH ज़्यादा, आगे 7-8 मैच्योर फॉलिकल है, वहाँ पे LH जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो गया कि अब किसको जो है ना वो मैच्योर करे। 7 से 8 जो तैयार बैठी हैं अपनी रप्चर करने के लिए, तो LH को पता ही नहीं लगता कि किस ओवरी को साथ जो है ना वो लग के और उसको मैच्योर कर दे, मतलब किस एग को जो है ना वो ओव्यूलेट करवाए। तो बजाय इसके कि ग्राफिन फॉलिकल बने वो 7 से 8 बन जाते हैं जो LH को समझ नहीं होता, जिसकी वजह से वो ओव्यूलेट नहीं कर पाती, वैसे ही बड़े रहते हैं। वाई ब्लीडिंग इरेगुलर एमेनोरिया PCOs में, ठीक है, PCOs में ब्लीडिंग इरेगुलर की होती है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना वो सिंथेसिस नहीं करता, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता, तो पहले से जो मौजूद एस्ट्रोजन है वो अपनी प्रोलिफरेशन बढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो ओवरी का काम क्या था, OVER, ओवरी में E आ रहा तो इसने एस्ट्रोजन टपाटप बनाते, तो ये इसकी जो यूट्रस है वो प्रोलिफरेटिव फेज में रहेगी, अपने आप को बढ़ाती रहेगी। एक वक्त आएगा कि उसकी जो है ना वो ताकत ख़त्म हो जाएगी, हद से क्रॉस कर गई है, तो सेक्रेटरी एक्टिविटी हुई नहीं है, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं आया, तो हमारे पास क्या होगा, वो सारी की सारी शेडिंग ऑफ दी हमारे पास वो सारे के सारे जो है ना वो इरेगुलर होना शुरू हो जाएगी ब्लीडिंग। एमेनोरिया क्यों होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं आया, तो जब प्रोजेस्टेरॉन आया नहीं उसका विथड्रॉल ख़त्म नहीं होगा,
ठीक है। जो उसको सिग्नल जाना होता है वो नहीं होगा, तो ए में हो जाएगा कंटिन्यूस हाइपर प्रोलिफरेशन के साथ हमारे पास आ जाएगी। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप थोड़ा सा ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास ड्यू टू एक्सेसिव प्रोलिफरेशन एस्ट्रोजन आता जा रहा है, वो प्रोलिफरेट होती है। एक वक्त आएगा कि ब्लड वेसल एक हद तक ग्रो करती हैं, उसके बाद जो है ना ये जो शेडिंग होना शुरू होगी, वहाँ पे हाइपोक्सिया होगा, इस्कीमिया होगा, और 2-4 माह गुजरने के बाद उस गर्ल को इतनी हैवी ब्लीडिंग होगी जिस तरह वो कहती है कि बकरा जवा किया हुआ, इतनी उसका ब्लीडिंग। सो एनोवुलेशन, इरेगुलर ब्लीडिंग, इस्कीमिया, साथ में हिस्टोरिज्म, ठीक है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, पॉजिटिव फीडबैक में वो सारी बातें हमने कर ली हैं। तो बाकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और थेरापीन के अंदर बहुत ओबेसिटी होगी, ठीक है। मतलब ओवरी फॉलिकल को ग्रो करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है। जब इंसुलिन ही नहीं है तो उसको खुराक नहीं पहुँचेगी, तो ओवरी जो है ना वो ग्लूकोज अंदर नहीं ले पाएगी, प्रोटीन नहीं होगा, फॉलिकल कैन नॉट ग्रो, सिंपल सी बात है। और वो डेफिशिएंसी अब इसकी वजह हमारे पास वो ओवरीज जो है ना वो स्मॉलर छोटी सी रह जाएंगी और वो इक्वल साइज में नहीं होगी, ठीक है। बाकी डायग्नोसिस कैसे करना आपने, एनोवुलेशन साइकिल होंगे, इरेगुलर पीरियड होंगे, दाढ़ी आएगी, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड पे पैरेलल अपीयरेंस जो है ना वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, ऐसे केस में हमने क्या किया, क्लोमिफेन सिट्रेट जो है ना वो देंगे, वही ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर, एल जल्दी रिलीज नहीं होगा, फॉलिकल आराम से मैच्योर होंगे, जिसकी वजह से वोमन कंसीव कर सकती है। हम FSH बाहर से इंजेस्ट कर दो, जो चीज़ नहीं मान रही वो बाहर से दे दो, ठीक है। GnRH इंजेक्ट कर देंगे, इसकी वजह से अरोमाटेज इनहिबिटर होगा, तो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट जो है ना वो हम इजीली करवा दें, ठीक है। बाकी इरेगुलर ब्लीडिंग के लिए कंबाइन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव प्रोजेस्टेरोन देंगे, हिस्टोरिज्म के लिए फेनेस्ट्राइड हो गया, फ्लूटामाइड देंगे, ये सारी स्पाइरन इलेक्ट्रॉन। अगर मेडिकल थेरापी वर्क नहीं कर रही तो हम लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन जो है ना वो ड्रिल करके उसके अंदर से जो मल्टीपल ओवरी है ना वो निकाल के सिर्फ एक रहने देंगे, ठीक है। इस तरह हम हिस्टोरिज्म को ट्रीट, दैट्स ऑल अबाउट। अभी आई थिंक काफ़ी हो गया। नेक्स्ट में हम डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो इसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा निमोनिक्स मैंने बताने हैं, ठीक है। तो वो उसके बाद करने के बाद इंशाल्लाह हमारा ये बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है ना वो कवर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी, अल्लाह हाफिज़।